एक्सरसाइज डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 13 की। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के हवाले से पॉइंट्स थे जो मेंशन थे, वो मैंने डिस्कस नहीं किए, तो वो भी मैं आज ही डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे पेज नंबर 104 पे एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने ये डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट में से अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो वो हमारे लिए उसको फुलफिल करना मुश्किल है। सो कार्बोहाइड्रेट को हम एसेंशियली अपनी डाइट का पार्ट रखते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो पर ग्राम के लिहाज से हम यहाँ पे बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 17 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम के लिहाज से। यानी इनका कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होता है वो 17 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं फूड में, लॉन्ग चेन स्टार्च की बात कर लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। स्टार्च को उर्दू में निशास्ता कहा जाता है। ये टूटता है और इससे हमारे पास जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम ग्लूकोज का नाम दे देते हैं बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी अगर हम खुराक की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो जो लॉन्ग चेन्स कार्बोहाइड्रेट होंगे उनको स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म का। यानी मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म, एक हम पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। और अगर हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, तो उसमें क्या होता है कि हम स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि हम लॉन्ग चेन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, इसको तोड़ दिया जाएगा सिंपलर यूनिट में जो कि हमारे पास होंगे ग्लूकोज, और ये काम कर रहा होगा डाइजेस्टिव एंजाइम। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड में शामिल हो जाएगा। ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज टू इट्स प्लेस ऑफ यूज, जैसा कि मसल में हमने पढ़ा कि मस्कुलर जो एनर्जी की बात है, तो हमारे मसल्स एक बेसिक जिस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज ग्लूकोज। हमारी मस्कुलर एनर्जी के लिए ग्लूकोज का होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, या हमारी खुराक में इसका होना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि एसेंशियल कंपोनेंट में फिर हमने ब्रेन की भी बात की थी कि ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो यहाँ पे आप देखें कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो ग्लूकोज मिक्सअप हो जाएगा और उसके बाद वो उस प्लेस पे जाएगा जहाँ पे उसने इस्तेमाल होना है। मिसाल के तौर पे मसल्स की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ इक्वेशन की फॉर्म में भी गिवन है कि फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, हम उसको खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होती है इनटू शुगर। वो कौन कौन से लेवल पे जाके इस्तेमाल होती है कि ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है, फिर ब्लड स्ट्रीम उसे ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स मस्कुलर एनर्जी, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन हो जाता है। ग्लाइकोजन क्या होती है? दिस इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हम उसे ग्लाइकोजन का नाम दे देते हैं। जो यूज या यूटिलाइज कर रहे होते हैं हम, वो एटीपी की फॉर्म में कर रहे होते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। सो हम ये कहते हैं कि जितनी एनर्जी इस्तेमाल होनी होगी मस्कुलर एनर्जी के तौर पे, वो ग्लूकोज वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम की मदद से पहुंच जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो कि एक्सेस में अगर हमारे पास ग्लूकोज मौजूद है, तो कुछ पार्ट उसका स्टोर हो जाएगा। स्टोर कहाँ पे होगा? लीवर में स्टोर होगा। लास्ट में हम ये कहते हैं कि कुछ जो है वो कन्वर्ट इनटू फैट हो जाता है। जो फैट्स में कन्वर्ट होगा वो ओबेसिटी यानी मोटापा कॉज कर देगा। ये कुछ इसके जो है वो यूजेस भी हैं, साथ में इसके साइड इफेक्ट भी मेंशन किए गए हैं। सो आपने ये प्रिपेयर करना है। कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, यू हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपने उसका आंसर यही राइट करना होगा। देन हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप। डेक्सट्रोज क्या होता है? पहले क्वेश्चन ये है यहाँ इन्फॉर्मेशन में, व्हाट इज डेक्सट्रोज? डेक्सट्रोज क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है। जब क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड डेक्सट्रोज। नेचुरल ग्लूकोज, नेचुरल शुगर हम इसे कहते हैं, फाउंड इन स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड वो होते हैं जिनमें स्टार्च मौजूद होता है, जैसा कि हमारे पास अनाज की डिफरेंट टाइप्स हैं, सीरियल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम चावल की बात कर लेते हैं, गंदम की बात कर लेते हैं, इनमें स्टार्च मौजूद होता है।
It provides simple carbohydrates to the body that can be easily broken down and processed. इसका काम ये होता है कि ये हमें सिंपलर कार्बोहाइड्रेट देता है हमारी बॉडी को, जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डेक्सट्रॉज सोल्यूशन अवेलेबल होता है मुख्तलिफ कंसंट्रेशन में। मिसाल के तौर पे 5% जो डेक्सट्रॉज सोल्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है D5W से। ये कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रॉज इन ईच 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी टोटल हमारे पास अगर 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन बना हुआ है तो उसमें 5 ग्राम जो है वो डेक्सट्रॉज डिजोल्व फॉर्म में होगा। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी। अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है या फिर एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके नतीजे में ये डेक्सट्रॉज ड्रिप लगाई जाती है। आमतौर पर जिसे कहा जाता है कि ये ग्लूकोज की ड्रिप लगवाई जा रही है। इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसमें 170 जो है वो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती हैं और इसको हम ये कहते हैं कि नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे क्यों बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयनाइजेशन एबिलिटी रखते हैं, तो इसमें कोई इलेक्ट्रोलिटिक एबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें ऐड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्यूशन। डेक्सट्रॉज जब दिया जाता है पेशेंट को डायरेक्टली इनटू वेन, इसे कहा जाता है कि ये हमारे पास जो है वो इंट्रावेनस है। यानी डायरेक्टली अगर इंट्रावेनस थेरेपी होती है उसमें क्या होता है कि डेक्सट्रॉज ड्रिप जो होती है वो वेन में लगाई जाती है, तो उसके लिए आईवी कवर्ड यूज किया जाता है। और कॉमनली कहा जाता है कि इसको नाम दे दिया जाता है ड्रिप सिस्टम का। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लेटेस्ट वे जो है डिलीवर करने का फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट मेडिसिन थ्रू आउट द बॉडी, इट प्रिवेंट एयर एंटरिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो देखें कि डायरेक्टली अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, या बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन है, बीपी डाउन होने का, शुगर लेवल डाउन होने के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि ये ड्रिप लगवा दी जाती है, डेक्सट्रॉज ड्रिप। कॉमनली इसे ग्लूकोज कहा जाता है। इसके नतीजे में 170 कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। इसमें हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ऑथेंटिक समझ लें सोर्स है, क्योंकि डायरेक्टली वेन में लगाया जाता है तो एयर एंट्रेंस को भी उसमें अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा फ्लूइड की जो डेफिशिएंसी होती है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है, तो ब्लड स्ट्रीम में इसको डायरेक्टली एंटर कर दिया जाता है और उसके नतीजे में डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी जो है उसको खत्म किया जा सकता है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, ये एक पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यह बताया हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल आमतौर पे जो घरों में इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल है इसे कहा जाता है। ये ट्राइएस्टर होते हैं ग्लाइसरल और फैटी एसिड्स के ऑफ अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिक में हम ये बताते हैं बच्चों को कि आप, क्योंकि आपकी बुक में बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो नहीं दी हुई, तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइएस्टर ऑफ ग्लाइसरल। ये ट्राइएस्टर होते हैं, ट्राइएस्टर का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लाइसरल के और फैटी एसिड्स के। अनसैचुरेटेड होते हैं लॉन्ग चेन्स। सिंपल मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो आपने याद रखना है दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि इनको हमने पहले पढ़ा कि इन्हें ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको जब हाइड्रोजनेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसके नतीजे में ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों? होता ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइएस्टर होते हैं उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे ही हम इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, उनकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ये रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए निकल कैटलिस्ट का होना जरूरी है। जैसे इनमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, इनका डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्डेड कंडीशन में जो चीज होती है वो ऑयल की स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और सिंगल बॉन्ड में होगी तो वो घी की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से इनकी अनसैचुरेशन खत्म की जाती है, यानी हाइड्रोजन ऐड करके इसको अनसैचुरेटेड से कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड फॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है मार्गरीन के बारे में। मार्गरीन बेसिकली यही है जो ऊपर आपको इक्वेशन बताई गई है। मार्गरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। मार्गरीन बोला जाता है वेजिटेबल घी को। ये जो सैचुरेटेड ट्राइएस्टर्स होते हैं 200 सेल्सियस टेम्परेचर पे कैटलिस्ट के मौजूदगी में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल में, तो वो कन्वर्ट इनटू मार्गरीन हो जाता है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एडेड द मोर सॉलिड द मार्गरीन बिकम। जितनी ज्यादा हम इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, फैट फॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और उतना थिक जो है वो हमारे पास फैट बनेगा। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि रेंसिड बटर क्या होता है। रेंसिड बटर जो होता है इसकी फाउल स्मेल होती है बिकॉज ऑफ ब्यूटानोइक एसिड।
बटर जो है एक बहुत बुरी लगने वाली स्मेल प्रोड्यूस कर देता है अगर काफी टाइम के लिए वो पड़ा रहे। तो उसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि उसमें एक बहुत ही फाउल स्मेल का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, दैट इज ड्यू टू ब्यूटानोइक एसिड, यानी उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है। तो वो बटर में क्योंकि पानी मौजूद होता है ना, तो उसमें एयर का जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए उस पे उसकी जो केमिकल नेचर है वो टोटली चेंज हो जाती है। However, the ester of butanoic acid have fruity smell. For example, methyl butanoate है हमारे पास, smell like apple, and ethyl butanoate जो है वो smell like pineapple. अगर हम बेसिक की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, जो बेसिकली ब्यूटानोएट एसिड के ईस्टर्स हैं, जैसा कि मिथाइल है या फिर इथाइल है, इनकी जो बेसिक स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। लेकिन जब इन पे अफेक्ट होता है और ये एसिडिक फॉर्म में, कन्वर्टेड फॉर्म में हमें नजर आते हैं ब्यूटानोइक एसिड की फॉर्म में, तो वहां पे इनकी जो स्मेल होती है ये बहुत बुरी जो है वो स्मेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि ब्यूटानोइक एसिड की वजह से होता है। और ये फाउल स्मेल जब हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं कि ये रेंसिड बटर हो गया, यानी बटर जो है वो एक अपनी खराब हालत में जब एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसे रेंसिड बटर कहा जाता है। ये कॉमनली कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफी दिन के लिए अगर आप बटर को रख देते हैं और वो जो है वो उतने टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे भी नहीं रखा जाता, बाहर रूम टेम्परेचर पे अगर वो पड़ा है तो काफी दिनों के बाद उसमें बहुत बुरी लगने वाली स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेंसिड बटर। और उसमें जिसकी वजह से वो स्मेल प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ब्यूटानोइक एसिड। ये आपने इसमें रीजनिंग याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मार्गरीन और रेंसिड बटर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। कैंसर के बारे में बताया हुआ था कि कैंसर जो है वो कॉज होता है अगर डैमेज हो जाए डीएनए या इंटरफेरिंग with the mechanism of the replication or passing transformation. So by understanding the mechanism of action of DNA, cancer can be cured. शॉर्ट फॉर्म में हम जब इसको बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब म्यूटेशन हो रही होती है जीन्स की, यानी जब हम ये कह रहे हैं कि जीन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो उसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, आरएनए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कोड करता है, तब वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है। तो बच्चों अगर एक भी सीक्वेंस उसमें चेंज हो गया ना, तो हमारे पास होना क्या है कि डिवीजन तो होती है। आप लोग बेसिकली बायो में पढ़ते हो, माइटोसिस जो है वो थ्रू आउट हमारी लाइफ चल रहा होता है कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो डिवीजन तो होती रहती है, सेल तो डिवाइड होने हैं, जब तक आप हैं आपके सेल ने डिवाइड होने हैं। कुछ पार्ट्स हैं जैसे नर्व सेल्स हैं, उनकी फर्दर डिवीजन नहीं होती, रुक जाते हैं, कुछ सेल जो है वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं। तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, वहां पे आप ये भी पढ़ते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ, जैसे आप प्रोटीन सिंथेसिस भी वहां पे पढ़ रहे होते हैं, प्रोटीन बनती है, एक सिंथेसिस फेज होता है, उसमें प्रोटीन बनती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। तो बच्चों वहां पे ये याद रखना होता है कि जब हम आरएनए या डीएनए की फंक्शनिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करके सेल चल रहा होता है। अगर वो अपने मैकेनिज्म में किसी किस्म की डिस्टरबेंस ले आता है तो उसका सारे का सारा जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है। जब अरेंजमेंट चेंज होती है तो सेल की जो डिवीजन होती है वो पहले कंट्रोल्ड होती है, बाद में वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन स्टार्ट कर देता है और रैंडम डिवीजन होती है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। उस पार्ट में अगर तो किसी मैकेनिज्म से, अगर किसी मेडिसिन से आपने उस डिवीजन को कंट्रोल कर लिया तो वो कैंसर क्योर्ड है। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके जो वो एक स्पेसिफिक पार्ट है सेल का जहां पे डिवीजन बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे में चल रही है, वो बढ़ती चली जाएगी और वो थ्रू आउट द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को वो अफेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि कैंसर जो है ये डैमेज ऑफ डीएनए में अगर कोई डीएनए के मैकेनिज्म में कोई चेंज आता है, रेप्लिकेशन में कोई चेंज आता है, ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन कोई चेंज आ रहा है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए ने दी हुई है एक स्पेसिफिक पैटर्न में दी हुई है, अगर उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा या उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाती है जो कि अनकंट्रोल्ड वे में चलती है, तो इसका मतलब डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। जब डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगी तो ऑटोमेटिकली दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो हम कैंसर से बच सकते हैं अगर हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए को अंडरस्टैंड करें। देन हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें एमसीक्यूज गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे सबसे पहला जो एमसीक्यू है दैट इज कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स से, विच रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, सवाई एक के। देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसेंशियल है, इन्होंने लाजमी मौजूद होना है, इन्हीं से ही ग्लूकोज बन रहा होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उसे कहते इसीलिए है कि वहां पे सनलाइट इस्तेमाल हो रही होती है। क्लोरोफिल वो स्पेसिफिक प्लेस है
जिसके मेसोफिल सेल ने ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरत नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ पे हमें रिक्वायर नहीं है, इस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैक्राइड? डाइसैक्राइड कौन सा? सक्रोज। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। नंबर 3 पे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस ग्लूकोज। ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस? इनमें से टेस्टलेस कौन सा है? स्टार्च। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस सक्रोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन होकर सक्रोज क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखें हमने जब इनको बनाया था, इसको जब डिसोसिएट किया था, या सक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसमें पानी ऐड करते हैं, दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। जब वो कंबाइन करेंगे तो वो दोबारा यही बना देंगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। नंबर 6 पे हम कहते हैं ग्लूकोज क्या है? ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है? हेक्सा हाइड्रोक्सी तो है ही नहीं, तो आपने याद रखना है दिस इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस ऑप्शन पे टिक करना है। देन हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पोलीमराइज टू फॉर्म। जब अमाइनो एसिड पोलीमराइज होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स। नंबर 8 पे हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसैक्राइड? इनमें से सॉरी ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड कौन सा है? लिपिड्स ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। देन हम नंबर 9 देखते हैं एंजाइम के हवाले से। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। एंजाइम्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सिवाय एक के। दे कैटलाइज द रिएक्शन। हाँ जी, ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, लिविंग सेल ही इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक। नो, दीज आर हाईली स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन। आपने एंजाइमेटिक रिएक्शन में जब आप डिस्कस करते हैं तो लॉक एंड की मॉडल इज द बेसिक मॉडल फॉर द नॉलेज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो आपने याद रखना है कि वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जैसे हर लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो आपने टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन सा है? वो वाइटामिन सी। एडिक जो है वो तो सारे के सारे जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, वाइटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 11 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल वाइटामिन? जी ये सारे जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। ये जो है ये हाइड्रोलाइजेबल है, सॉरी नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड, ये हाइड्रोलाइजेबल है। आपने जब बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो आपने ये कहा था कि हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स है, जैसे कि हम डाइसैक्राइड की बात करते हैं, उनको हम कन्वर्ट इनटू सिंपलर यूनिट्स कर सकते हैं, लेकिन ये तो खुद बेसिक यूनिट है, इन्हें फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं है। नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इज इनकरेक्ट? ग्लूकोज एंड सक्रोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सॉल्युबल इन वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैक्राइड है। जी ये डाइसैक्राइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ये है कि ये दोनों डाइसैक्राइड है। नहीं जी, सक्रोज डाइसैक्राइड है लेकिन ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। सो ऑप्शन डी पे टिक करना है आपने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? कंफर्म जो हम रिडक्शन बताते हैं ना वो हम बताते हैं मोनोसेक्राइड के केस में। डाइसैक्राइड में हम ये बोल देते हैं, जो ओलिगोसेक्राइड है उनमें कहते हैं कुछ रिड्यूसिंग होते हैं कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जबकि पोली में बताते हैं नॉन रिड्यूसिंग है कम्प्लीटली। तो आपने वो सिलेक्ट करना है जो लाजमी हो, तो ग्लूकोज पे आपने टिक करना है क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 15। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड इज सक्रोज। नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नंबर 17 द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज अ ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या चीज कॉज होती है? एनीमिया।
बच्चों रिकेट्स की जो बीमारी होती है ना, ये विटामिन डी से होती है। ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि दो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अननोन है, स्कर्वी और एनीमिया। रिकेट्स होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, आपकी बुक में गिवन है। स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, दांतों की बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होती है। एनीमिया जो है ये विटामिन ई से होती है। देन है नंबर 19, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। लिपिड्स जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये सारी इनकी खसूसियात है सवाए एक के। लिपिड्स में दे आर हाई एनर्जी फूड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। नंबर 20 है विटामिन्स आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, insulate our body from electric shock, build brain cells, regulate metabolic process. This is correct. देन हम आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने नोट्स की फॉर्म में नहीं किए प्रोवाइड क्योंकि ये सारे बुक में गिवन है, तो आप बुक से ही देखते जाएंगे। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। आपने ये करना है कि आप बुक में से, मैं बता दूंगी ये कौन से टॉपिक में दिया हुआ है, तो आपने वहीं से फॉलो कर लेना है ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ये पहला टॉपिक है जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपने इसी टॉपिक का जो बेसिक, मैंने बल्कि जब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कार्बोहाइड्रेट, जब हमने पढ़ा था, मैंने वहां पे भी आपको कहा था कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और वहीं पे आपने लिख लेना है जिसमें रिएक्शन दिया हुआ है 6CO2 का 6H2O के साथ और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बन रहा है, वो रिएक्शन आपने कंप्लीट लिखना है। ये इसका आंसर है। उसके बाद है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड या प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड के नाम से एक आर्टिकल समझाया था, वो इसमें लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं उसमें हमने पढ़ा था, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, रिड्यूसिंग इन नेचर है, देयरफॉर हम कहते हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। फर्दर हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये मैं करवा चुकी हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल आप इसमें सक्रोज की देंगे। सक्रोज का हाइड्रोलिसिस मैंने करवाया हुआ है, वो आप वहाँ से बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, पेज नंबर 103 पे गिवन है टॉप पे। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने हेडिंग दे के लिखवाई हुई है। टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये 4 खसूसियात हैं जो आपने लिखनी है। वेयर आर प्रोटीन फाउंड। प्रोटीन के सोर्सेज में बच्चों जो बताया हुआ है, प्रोटीन मटन में पाए जाते हैं, इसके अलावा जो है ये जेलेटिन की फॉर्म में हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। ये जहाँ जहाँ पे सोर्सेज जो हमने पढ़े हैं वो आपने इसके आंसर में लिखने हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो गिवन है बुक में, वही आप 4 पॉइंट इसमें याद करेंगे। लैक्टोज डाइसेक्राइड है, इसमें कौन कौन से मोनोसेक्राइड है? इसमें एक ग्लाक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। एक ग्लाक्टोज होता है और एक जो है वो इसमें ग्लूकोज है। ये इसमें 2 मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। Why 10 amino acid are essential for us? 10 amino acid are essential for us because our body cannot synthesize 10 amino acid. That's why हमें वो डाइट की फॉर्म में लेने पड़ते हैं हर सूरत। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 10 out of 20 amino acid are essential for us because our body cannot synthesize these amino acid. That's why we have to take these amino acid containing food must in our diet. देन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जी आपसे पूछा गया है हाउ आर प्रोटीन फॉर्म्ड। प्रोटीन कैसे बनते हैं? इसमें आपने अमाइनो एसिड का रिएक्शन बताना है। हाउ इज जेलेटिन ऑब्टेन्ड। यूजेस ऑफ प्रोटीन में लास्ट लाइन गिवन है, जिसमें जेलेटिन के बारे में बताया हुआ है कि बोन्स को हीट करके जेलेटिन हासिल की जाती है। जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स विच इज फर्दर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी बेकरी आइटम्स। गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड। ये लिपिड के टॉपिक में ट्राइग्लाइसराइड का फार्मूला है, वो लिखना है आपने। नेम ऑफ फैटी एसिड्स हैं, 2 फैटी एसिड्स के नाम लिपिड के टॉपिक में बताए गए हैं। एक जो है वो स्टीरिक एसिड है, एक पाल्मिटिक एसिड है, दोनों के फार्मूलाज भी गिवन है। एक का C15H31 COOH है, पाल्मिटिक का, और स्टीरिक का C17H35 COOH है। ये आपने दोनों के फार्मूलाज भी साथ लिखने हैं। देन इसमें पूछा हुआ है जी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ वाइटामिन्स। इंपॉर्टेंस इससे पहले है टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। उनकी डेफिनेशंस लिख देनी है।
सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटामिन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन का जो टॉपिक है उसमें से 4 पॉइंट लिखने हैं। डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वाइटामिन ए, ब्लॉक में सोर्सेज और यूजेस दिए हुए हैं, वहां से आपने प्रिपेयर करना है। जस्टिफाई वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर नॉट इंजरियस, टॉपिक में ही बताया हुआ है कि इंजरियस टू हेल्थ नहीं है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों इंटरेस्ट नहीं होते वाटर सॉल्युबल, क्योंकि पानी में हल हो जाते हैं तो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इसलिए चाहे जितनी भी एक्सेस अमाउंट में हम ले लें वो हमारे लिए इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ डीएनए को कहा जाता है बिकॉज हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है दैट आर स्टोर्ड इन डीएनए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का काम ये होता है, ये हमारी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक की स्टोरेज डिवाइस समझ लें इनसाइड द बॉडी है। तो डीएनए बेसिकली जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो इसी में स्टोर्ड होती हैं। ये पहला जो पैराग्राफ बताया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बाद, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ जिसमें गिवन है वही आपने राइट करना है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट आरएनए वर्क लाइक मैसेंजर, आप जानते हैं डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं आरएनए और ये राइबोसोम्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज करें, तो इसका काम ये है कि ये मैसेंजर के तौर पे वर्क करता है। आपने इसमें टॉपिक जो आरएनए का है ना वही लिख देना पूरा, कि आपने उसमें ये बताना है कि वर्क लाइक मैसेंजर क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देखता है, उसे रीड करता है, डीकोड करता है, फर्दर उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करवा देता है, तो इसका काम जो है वो मैसेंजर की तरह है। यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये अपनी नोटबुक्स पे आप लोग राइट करेंगे। इसके क्वेश्चन को वैसे तो सारे बुक में ही गिवन है, लेकिन आपने उन क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, फिर उसके आंसर राइट करने हैं ताकि आपके पास ये एक्सरसाइज जो है वो महफूज रहे। तो आपने इनके नोट्स बना लेने हैं। 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है।